अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। शरीफों में बड़ी बात हुई, कुछ कमेंट्स आए कि आसफ जरदारी की करप्शन है और उस पर तो कोई बातें नहीं हुई। और आपने देखा कि फिरदौस आशक अवान और मंदोखेल की लड़ाई भी आपने देख ली। वो ये खुदारा ये मौका नहीं देना चाहिए था एंकर को। कसूर तो जावेद चौधरी साहब का, उन्होंने ऐसा मौका दिया कि जिसके ये इशू बना। लड़ाई वही थी, करप्शन उनमें करप्शन, एक दूसरे पे इल्ज़ामात थे, हकायक आपके सामने थे। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कि जरा यहाँ के जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, फेक अकाउंट केस में, ये रिपोर्टेड जजमेंट है 2019 SCMR 332 7 जनवरी 2019 को। इसमें मैं अभी पेश हुआ था, होता रहा हूँ इस केस में, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का पता है इस कॉन्टेक्स्ट में। एक इस पे बात कर रही, दूसरा नैब की रिकवरियाँ। ओवरऑल जो नैब की रिकवरियाँ हैं वो बड़ी डिटेल में आ गई हैं। वो जिक्र आ गया है, ये मई में आया था जी, और उस वक्त यहाँ पर जिक्र किया था कि नैब से रिकवरी हुई हैं 24 बिलियन की फ़ेक अकाउंट केस में। और जो ओवरऑल उन्होंने सारा जो टोटल सारी एक एक डिटेल बताकर कि कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ कैसा हुआ, किधर से कितने हुआ, कितने रिकवरियाँ हुई, ये टोटल एक ख़बर आई थी एक्सप्रेस में है। तो कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे ये भी चल जाए कि टोटल कितनी रिकवरियाँ आ चुकी हैं। और इसमें आसफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, बहुत से नाम हैं। वो डिटेल आपके सामने अभी मैं शेयर करता हूँ। एक जो आपके सामने बात रखनी है नैब लाहौर की। नैब लाहौर ने, मैंने ट्वीट भी किया था इसके ऊपर, नैब लाहौर ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 1999 से 2021 तक 21 साल दौर में 110 अरब की रिकवरी। जो हमने ये नैब के इदारे को बदनाम करने की बात करें, नैब ने ये रिकवरियाँ की हैं। और 1999 से 2016 तक 17 सालों में 38 अरब 73 करोड़ की रिकवरियाँ की। और मौजूदा जो DG सलीम शहजाद साहब हैं, उनके दौर में 2017 से 2021 तक 4 सालों में 70 अरब 85 करोड़ रुपए की रिकवरियाँ हुई। अब वो पूरी डिपार्टमेंट की वॉलंटरी रिटर्न की शक्ल में कितनी हुई, प्ली बार्गेन की शक्ल में कितनी हुई, इनडायरेक्ट रिकवरियाँ कितनी हुई, ये नैब लाहौर की डिटेल आपके सामने रखते हैं। डिपार्टमेंट वाइज रिकवरियाँ हैं, नादरा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, NHA है, NTC है, पाक PW है, पाकिस्तान पोस्ट है, PSO है, रेलवे है, SNGPL, और ये सारी लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट रिकवरियाँ, इनडायरेक्ट रिकवरियाँ, टोटल रिकवरी, ये बैकग्राउंड पे ये सारी चल रही है। और डिपार्टमेंट वाइज सारी की सारी डिटेल आपके सामने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि रिकवरियाँ नहीं होती, वो रिकवरियाँ आपके सामने रख दी है। नैब काम कर रहा है। कन्विक्शन रेट तभी 70% के करीब है, 68%। वो अलहदा बात है, कारोबारी हजरात के साथ बहुत ज़्यादती और ये नैब ने उस हवाले से कोई बेहतर स्ट्रेटजी जो है ना वो तय नहीं की है। वो सोचना है कि नैब कैसे इन चीज़ों को बेहतर कर सकती है। अभी जो चीज़ आपसे ज़रा ज़रूरी डिस्कस करने वाली है वो बड़ा अहम इशू है, वो फेक अकाउंट केस का, जैसे मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है और रिपोर्टेड जजमेंट मैंने आपके सामने पढ़ दी है। मैं उसके आखिरी पैरास पढ़ देता हूँ कि जो कोर्ट ने जब फाइनल ऑर्डर किया, और उस फाइनल ऑर्डर के अंदर पैरा नंबर 37 के अंदर जो डायरेक्शन दी, अंग्रेज़ी में है, वो बैकग्राउंड पे चल रही कोशिश कर देता हूँ कि JIT बनी थी। हुआ ये था कि जब इंक्वायरियाँ चल रही थी सिंध के अंदर, तो इंटरफेरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, गवाह को हरासा किया जाता था। चूँकि मुराद अली शाह थे, आसफ अली जरदारी का नाम था, बिलावल जरदारी का नाम था, फरियाल तालपुर का नाम था। तो वो सारी सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, बड़ी कोशिश की, IG वगैरह को भी बुलाया, मगर वो हैरेसमेंट बंद ना हुई। फिर इसकी एक JIT तश्कील दी गई। JIT में सारे लोग थे, नैब भी था, FIA भी था, SECP, स्टेट बैंक, ये सारे शामिल थे। और वो JIT की रिपोर्ट है, ये JIT की फिर रिकमेंडेशन थी कि इसकी इंक्वायरियाँ जो हैं कराची की बजाय इस्लामाबाद की जाए, इस्लामाबाद रेफरेंस फ़ाइल की जाए।
और बाकायदा को काफ़ी ज़्यादा केसेस कहे गए थे फ़ाइल करने के, अनवर मजीद वगैरह ये सारे इस केसेस में आ रहे थे। तो वहाँ जो रिकमेंडेशन की थी कि JIT का सारा मटेरियल जो है ये नैब को फ़ौरन भेज दें, और नैब के साथ JIT के जितने मेंबर हैं वो एसोसिएट करेंगे और वो देखेंगे हालात और वाक़यात कैसे कर रहे हैं, लीगल और प्रोसीजर रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए। और अगर कोई काम देखना हो और जो JIT ने कंक्लूड नहीं किया, वो JIT अपना काम जारी रखे और काम करने के बाद सारे का सारा रिकॉर्ड नैब को भिजवा दे। और JIT ने जो सारा काम दिया है वो JIT फिर नैब उसके अपने ऊपर अपनी इंक्वायरी करे और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके और नैब के रेफरेंस फाइल कर दे कोर्ट के अंदर एट इस्लामाबाद, और वहाँ पर प्रोसीडिंग चलेंगी। और इम्प्लीमेंटेशन एक कॉम्पिटेंट डायरेक्टर कहा था कि जो एक डायरेक्टर जनरल DG एक नैब स्पेशली, ये पैरा नंबर 8 के अंदर था, जो सारा प्रिपेयर करेगा फाइलिंग ऑफ रेफरेंस टाइम वक्त के मुताबिक हो सके। और एक इन्वेस्टिगेटर और प्रोसिक्यूटर कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, सारे मामले में शामिल रहेंगे। और इस पर एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाने का भी कह दिया था। मामले चल रहे थे सिंध हाई कोर्ट के अंदर, सिंध में चल रहे थे। सिंध की अदालतों में पहले चैलेंज हुए जुरिसडिक्शन के हवाले से, वहाँ की है, मैंने भी कुछ दरख्वास्तें दी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन बात मानी नहीं गई कि ये जुरिसडिक्शन जो है यहाँ FIA किया नहीं है, जो कि मामला सारे का सारा, और सेक्शन 18 है वैसे भी नैब के अंदर, वो सारी की सारी इनको इन्वेस्टिगेशन ले जा सकता है। कोशिश करूँगा कि सेक्शन 18 भी बैकग्राउंड पे चल जाए। ये फिर सारे का सारा मामला फिर फारूक H नाइक वगैरह ने वो चैलेंज किया सिंध हाई कोर्ट में, वो भी मुस्तरद हो गई दरख्वास्तें, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वो भी मुस्तरद हो गए। और ये जजमेंट जिसका मैंने जिक्र किया इसकी नज़रसानी दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी खारिज हो गई थी। कंसाइज स्टेटमेंट दाखिल की है नैब ने, और नैब ने मुखालफत कर दी है इन केसेस की कराची शिफ्टिंग में। आसिफ अली जरदारी ने एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की है, और कोई जो कंसाइज स्टेटमेंट जो दायर की है वो यानी आसिफ जरदारी चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद से ये भी शिफ्ट हो जाएं कराची के अंदर, सिंध के अंदर, क्योंकि सिंध से रिलेटेड मैटर है। आर्टिकल 25 की वायलेशन कहते हैं, वो कहते हैं उनके लिए आना मुश्किल है। लेकिन नैब ने फिर बड़ी तफसीली जवाब 13 सफ़हात का जो जवाब दाखिल किया, और कराची से इस्लामाबाद क्यों आई वो सारा ज़िक्र है। ये जनवरी की जजमेंट 2019 इसका ज़िक्र है, और तहरीर किया था फैसला जस्टिस जाजुल हसन ने, और उसमें अब वो जिक्र किया उन्होंने कि 45 के ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 10 से 15 के करीब रेफरेंस दाखिल हो चुके हुए हैं। और इसमें जो कि आसिफ अली जरदारी हैं, ख़ुद चीफ मिनिस्टर सिंध शामिल हैं, फ़रियाल तालपुर शामिल हैं, और कई मामलात इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। ओमनी ग्रुप बहुत शबाज नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के बहुत करीब है, इसलिए इनको यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। रिव्यू मैंने आपको बताया वो खारिज हो चुका था। आर्टिकल 25 का भी उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ कई ऐसे केसेस हैं कि जहाँ आर्टिकल 25 का इतलाक़ नहीं होता। कई मामलात ऐसे हैं जो लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से पिंडी, और इसमें माजी में ऐसी कोई मिसाल भी नहीं मिलती है, कोई वजूहात भी ऐसी नहीं है केस को ट्रांसफ़र किया जाए। और नैब का ये भी कहना है कि उनकी वजह से डिले नहीं हुआ, या आसिफ अली जरदारी की वजह से डिले हो रहा है। और अगर कोर्ट डायरेक्शन दे दे एक्सपीडिशियस ट्रायल के हवाले से, डे टू डे करने या जिसको करने के हवाले से उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, नैब उस पर पूरी मुआवनत करेगा। और एक जो बात जिक्र किया कि बहुत से लोगों ने इन केसेस में प्ली बारगेन कर ली, और रकम जो बताई गई है जो उसके अंदर है वो 33 अरब रुपए के करीब बताई गई है, कि 33 अरब रुपए के करीब इसमें कोई रकम आ चुकी है। और मैंने ख़बर भी आपके सामने वो शेयर की थी। ये मामला जो हेयर कर रहे थे जस्टिस उमर अता बंदियाल स्पेशल बेंच हेयर कर रहा था, अब इसकी समाअत जून में आखिरी हफ्ते में मुतवक्को है। और बातें कोई और चलती रहती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई डील हो गई है। इस हवाले से देखिए दो चीज़ें बातें, मैं कई रेफरेंस ऐसे हैं जो लाहौर के मुलज़म हैं और सिंध में रेफरेंस दायर हुए हैं, सिंध में जाते हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है मुलज़मों का, और वो कराची में जाते हैं, कराची में फ़ेस करते हैं। तो ये तो प्रोसेस अपना चलता रहता है। ये सारा ये कहना कि वो सूबे वाइज या इसको ये जुरिसडिक्शन पूरे पाकिस्तान की, इसका ताल्लुक़ सूबे से है ही नहीं। डायरेक्टर अपनी जगह पर मौजूद हैं। एक और केस ऐसा है जिसका ताल्लुक़ लाहौर के साथ है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो बड़ी ज़्यादती की सिंध हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि ये वो रिमांड नहीं देगा। तो नैब ने वो हैदराबाद एक बिजनेसमैन का केस सारा ये ट्रांसफ़र कर लिया और ये ज़्यादती की उसके साथ, ये सारे मामले को सामने रखते हुए, क्योंकि हैदराबाद का जुरिसडिक्शन है नहीं, हैदराबाद का केस था नहीं। बहरहाल नैब ने वो मामला जो है हैदराबाद में लगाया, फिर लाहौर से
और बाकी जगहों से जाना पड़ता है मुलजमान को। तो ये कोई, मैं नहीं समझता ऐसी कोई मिसाल मौजूद है। अब यहाँ जो कि इसमें प्ली बार्गेन हो चुकी है, एविडेंस तकरीबन काफ़ी डेट रिकॉर्ड हो चुकी है, बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा कि ऐसे वजूहात नहीं है। वैसे इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्टिगेशन, एक सूबे से दूसरे सूबे में इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करने का, वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। अब सुप्रीम कोर्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करती या नहीं करती, या जो एक प्रिजम्पशन चल रही है कि आसिफ अली जरदारी की एक डील हो चुकी है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ये केसेस सारे चले जाएंगे। अच्छा, केसेस चले भी जाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एविडेंस तो रिकॉर्ड पे जो सज़ा देनी है वो शहादतों की बुनियाद पर देनी है और रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दिक्कत हो या मसाइल हो। ये फैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने करना है। और ये करप्शन की सारी जो आसिफ जरदारी के कॉन्टेक्स्ट में है, ये फेक अकाउंट केस वही है, वही FIR है जो निसार अली खान के दौर में FIR दर्ज हुई थी, चौधरी निसार जब वज़ीर दाखिला थे, और ये लेकिन दबा दी गई थी फाइलों में। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस लिया था और यूँ एक फ़ैसला दिया था, और उसके बाद ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अपने हतमी मराहल तक पहुँची थी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।